नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। आज की पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफिया को 24 घंटे में सरकारी जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। माफियाओं की उड़ी नींद। गौतम बुद्ध नगर में 10,000 बीघा से अधिक सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है, जिससे प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। माफिया तालाबों, चारागाहों और वन विभाग की जमीनों पर अवैध कॉलोनियां काट चुके हैं। दादरी तहसील में ही लगभग 8,000 बीघा जमीन पर कब्जा है, जिसे मुक्त कराना मुश्किल लग रहा है। सूत्रों की माने तो 10,000 बीघा से अधिक सरकारी जमीन पर माफिया के कब्जे में है। ऐसे में सवाल उठता है कि भले ही मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया हो, लेकिन क्या प्रशासनिक अमला माफिया के रचे चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें खुद को निलंबित कर लेना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम देश नहीं बेच रहे, बल्कि राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं। तेज प्रताप ने सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत को वृंदावन जाने की सलाह भी दी। उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। वहीं तेज प्रताप यादव ने राहुल खुद को सस्पेंड कर लेने वाला बयान। तेज प्रताप यादव ने कहा, कौन किसको सस्पेंड कर रहा है? राहुल गांधी जी खुद क्यों नहीं सस्पेंड हो जाते? सबको सस्पेंड कर रहे हैं, सबसे पहले वही हो जाएं। इस बयान के बाद ये साफ हो गया कि तेज प्रताप शायद यह भूल गए कि राहुल गांधी सत्ता पक्ष में नहीं बल्कि विपक्ष में हैं। पीएम मोदी का बचाव, राहुल पर सीधा हमला, यही बात खत्म नहीं हुई। जब राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र हुआ जिसमें अमेरिका से समझौते को लेकर प्रधानमंत्री पर देश बेचने का आरोप लगाया गया था, तो तेज प्रताप ने पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री देश क्यों बेचेंगे? जो बेच रहा है वो सदन में है। राहुल गांधी देश बेच रहे हैं, पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। सच्ची और तेज खबरों के लिए अभी ऑनल इंडिया समाचार सब्सक्राइब करें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 7 फरवरी को 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोर वोट बैंक को सहेजने और सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति पर चर्चा होगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद होने वाली इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी और विभिन्न कमेटियों के सदस्य शामिल होंगे। मायावती संगठन के कार्यों की समीक्षा करेंगी और यूजीसी के नए नियमों पर पार्टी का रुख स्पष्ट करेंगी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत दावे व आपत्तियों की अंतिम तिथि बढ़ सकती है। वर्तमान में 6 फरवरी की अंतिम तिथि से 2 सप्ताह से 1 माह तक बढ़ाने की उम्मीद है। कम फॉर्म 6 जमा होने और सुनवाई में देरी के कारण चुनाव आयोग यह निर्णय ले सकता है। अंतिम मतदाता सूची अब मार्च अंत या अप्रैल के पहले सप्ताह तक प्रकाशित होने की संभावना है। एसआईआर के तहत अभी करीब 48 लाख लोगों ने ही मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भरा है। चुनाव आयोग की उम्मीदों से यह बहुत कम है। यही वजह है कि आयोग इस आपत्तियों का समय बढ़ा सकता है। सूत्रों के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने समय बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र भी भेज दिया है। इसमें यह बताया गया है कि अभी प्रदेश में बहुत कम फॉर्म 6 जमा हुए हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश में 12.55 करोड़ मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से 11 को पेश होगा। 2026 से 27 बजट तिथिवार कार्यक्रम जारी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें 11 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 9 फरवरी को अभिभाषण देंगी। सत्र के दौरान मृत भाजपा विधायक श्याम बिहारी लाल को 10 फरवरी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अगले दिन 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य बजट रखेंगे। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। भाजपा नेता वाई खेमचंद सिंह ने बुधवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले दिन में राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। यहां 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू था। मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण पिछले वर्ष 9 फरवरी को बीरेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तब से यह अशांत राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के कुछ घंटों बाद बुधवार शाम यहां लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 62 वर्षीय खेमचंद को शपथ दिलाई। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद भवन के बाहर अमेरिका के साथ हुई कथित किसान विरोधी ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समझौता किसानों की राय के बिना किया गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान होगा और वे वैश्विक कंपनियों के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। आप सांसदों ने भाजपा सरकार से इस डील पर सार्वजनिक रूप से जवाब देने और किसानों के हितों को सर्वोपरि रखने की मांग की।
बिहार चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से एक बड़ी टीम तैनात की है। यूपी के मंत्री और संगठन के जानकार 47 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जेपीएस राठौर और सुरेश राणा जैसे प्रमुख नेता क्षेत्रीय कमान संभाल रहे हैं, जो बंगाल में भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी ने 244 में से 47 विधानसभा सीटों का जिम्मा यूपी के चेहरों को दिया है। बंगाल का चुनाव भाजपा के लिए नाक का सवाल बना है। देश भर की नजर यहां के चुनावी परिणामों पर टिकी है। लोकसभा सांसद राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, उनके शब्दों का चुनाव देखिए। जिस तरह से उन्होंने एप्स्टीन फाइलों के बारे में कहा कि इसमें माल और कबाब जैसी बातें हैं। ऐसे सड़े और भ्रष्ट मानसिकता वाले व्यक्ति से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए शिक्षा निदेशालय ने लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए सहमति दे दी है। निदेशालय के अधिकारी अपने कार्यालय से परीक्षा केंद्रों की निगरानी कर सकेंगे। नकल करवाने वाले शिक्षकों पर सीधी कार्रवाई होगी, जिसमें चार्जशीट और निलंबन शामिल है। इसका उद्देश्य परीक्षाओं को पारदर्शी और नकल मुक्त बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार 5 फरवरी 2026 से शनिवार 7 फरवरी 2026 तक 3 दिनों के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के साथ वहां की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही वह जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेतृत्व से बातचीत करेंगे और केंद्र शासित प्रदेश में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के उद्घाटन भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार 5 फरवरी 2026 की शाम को जम्मू पहुंचेंगे और उसी दिन वे जम्मू स्थित लोक भवन में राजनीतिक नेताओं के साथ कई बैठकें करेंगे। दूसरे दिन शुक्रवार 6 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा उपायों का जायजा लेने के लिए कठुआ जिले के हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा करेंगे। वहीं शनिवार 7 फरवरी 2026 को अमित शाह जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के लिए रवाना होंगे, जहां उम्मीद है कि वह दिन में बाद में छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होने से पहले कई विकास परियोजनाओं की उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे। इससे पहले पीएम मोदी बुधवार को लोकसभा में जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण सदन स्थगित कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं की बैठक हुई। संसद परिसर में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में ये बैठक हुई और आगे की रणनीति बनाई गई। लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने से रोकने का मुद्दा गुरुवार को राज्यसभा में उठा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दूसरे सदन में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने इतना कहा था कि नेता सदन जेपी नड्डा ने आपत्ति की। जेपी नड्डा ने कहा कि आप दूसरे सदन की बात यहां नहीं कर सकते। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को बोलने का पूरा मौका दिया गया, उनको कई बार मौका दिया गया। सदन नियमों से चलेगा, वह नियम ही नहीं मानते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मास्टर प्लान 2031 को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यह योजना शहर की बढ़ती आबादी और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके तहत कृषि भूमि को आवासीय व व्यावसायिक में बदला जाएगा, जिससे नई योजनाएं जैसे ग्रेटर कानपुर, एरो सिटी और औद्योगिक क्षेत्र धरातल पर आ सकेंगी। इसमें 58,078 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, जो 51 लाख आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने दिल्ली और देश में बच्चों के गायब होने का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है। दिल्ली इस मामले में भी कैपिटल बन गया है। संदीप पाठक ने मुंबई और कोलकाता के आंकड़े भी सदन में बताए और इसे रोकने के लिए खड़े कदम उठाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद नरेश बंसल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखी जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हताशा और निराशा में आकर गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। सांसद नरेश बंसल ने कहा, राजनीति में ऐसा भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआरों पर राजनीति तेज है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नई याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता दिलीप घोष ने गुरुवार को निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट की राय कुछ भी हो, लेकिन ममता बनर्जी उसे मानने वाली नहीं है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने गुरुवार को एक अहम बैठक में कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भाषा के बारे में सब जानते हैं। वह प्रधानमंत्री का अपमान करती हैं, गृह मंत्री का अपमान करती हैं, पूर्व पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी के बारे में बोलती हैं। उनकी भाषा ही ऐसी है।
जो संविधान या कोर्ट को नहीं मानते। इसी बीच भाजपा नेता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश होने वाले अंतरिम बजट को ममता बनर्जी सरकार का अंतिम बजट बताया। उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस की सरकार का यह अंतिम बजट है, उन्हें आगे बजट पेश करने का अवसर नहीं मिलेगा। दिलीप घोष ने यह भी कहा कि इस बजट से भी बंगाल के लोगों को खास उम्मीद नहीं है, वोट के लिए जरूर कुछ घोषणाएं हो सकती। बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में भारी हंगामा जारी है, जहां विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन टल गया था। अब पीएम मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में अपना भाषण दिया। वहीं पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का भाषण है। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ओबरा, सोनभद्र में एक प्रतिष्ठित स्कूल के कक्षा 5 के छात्र के अपहरण की सनसनीखेज कोशिश सामने आई। 2 अज्ञात व्यक्तियों ने छात्र को बहकाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र ने अपनी सूझबूझ और साहस से उनकी चाल को नाकाम कर दिया। उसने मां का नाम पूछकर बदमाशों को पहचान लिया और स्कूल परिसर में भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद परिवार दहशत में है और स्कूल प्रबंधन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जिला निबंधन कार्यालय से जमीन रजिस्ट्री, बिहार लैंड रजिस्ट्री कराने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब दस्तावेज बुकिंग के लिए ओटीपी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। गुरुवार से नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत अब केवल मोबाइल नंबर के आधार पर ही दस्तावेज की बुकिंग की जा सकेगी। अब तक व्यवस्था यह थी कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए तैयार दस्तावेज की बुकिंग से पहले विक्रेता और क्रेता के मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाता था। ओटीपी सत्यापन के बाद ही बुकिंग की प्रक्रिया पूरी होती थी। मंगलवार से यह नियम लागू किया गया था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। गुरुवार से ओटीपी की बाध्यता समाप्त कर दी गई है और तत्काल प्रभाव से जिला निबंधन कार्यालय बक्सर तथा डुमरांव निबंधन कार्यालय में यह नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब मात्र मोबाइल नंबर दर्ज कर दस्तावेज बुकिंग की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। इस फैसले से जमीन खरीद बिक्री करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल एवं सुगम हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा फैसला, भारत के पहले सहकारिता ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का गुरुवार को स्टार्ट होगा। इस कार्यक्रम के उद्घाटन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ड्राइवर बहन भाई भारत टैक्सी से न सिर्फ अधिक मुनाफा कमा पाएंगे, बल्कि सम्मान के साथ इसके मालिक भी है फैसला। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सहकारिता से बहुत सारे लोग मिलकर छोटी छोटी पूंजी लगाकर कैसे बड़ी शुरुआत कर सकते हैं। भारत टैक्सी इसका उदाहरण है। आज का दिन टैक्सी ड्राइवर बहनों भाइयों के लिए बहुत ही अहम है। उनकी ओर से शुरू की गई सहकारी क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का नई दिल्ली में स्टार्ट होगा। चालक बहन भाई भारत टैक्सी से न सिर्फ अधिक मुनाफा कमा पाएंगे, बल्कि सम्मान के साथ इसके मालिक भी होंगे। आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक हूँ। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस संवेदनशील विषय पर केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है और प्रदेश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तविक तथ्यों को छिपाकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक ने स्वयं आरजेडी को बंद करने की बात कही थी। जब उनकी ही पार्टी के राज्य ऐसी मांग कर चुके हैं, तो हिमाचल के मुख्यमंत्री इस बात पर चुप क्यों हैं? क्या कांग्रेस की अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीति है? उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में स्पष्ट संकेत दिया था कि भविष्य में आरजेडी की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो सकती है। उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा में विधायक थे। उन्हें इस विषय की पूरी जानकारी थी, फिर आज वे अनभिज्ञता का दिखावा क्यों कर रहे हैं? मोदी ने गुरुवार को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ रहने की कामना की। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, प्रेम सिंह तमांग को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की शुभकामनाएं, ताकि आप सिक्किम के लोगों के लिए काम करते रहें। योगी आदित्यनाथ सरकार दिव्यांगजनों को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संकल्पित है। प्रदेश के दिव्यांगजनों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से शुक्रवार से दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0 की शुरुआत हो गई है। यह विशेष अभियान 6 फरवरी से 13 फरवरी तक प्रदेश के सभी जिलों में संचालित किया जाएगा। अभियान का संचालन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कर रहा है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि अभियान के तहत बीते 3 वर्षों में कौशल विकास मिशन और राजकीय आईटीआई से प्रशिक्षित योग्य एवं इच्छुक दिव्यांगजनों को सेवायोजन का अवसर दिया जाएगा।
सोना चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। गुरुवार सुबह चांदी की दरों में करीब 25,000 रुपए सस्ती हुई, जबकि सोना करीब 1,800 रुपए सस्ता हुआ है। आज गुरुवार को सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। एक झटके में चांदी जहां करीब 25,000 रुपए प्रति किलो टूटी है, तो सोने के भाव भी प्रति 10 ग्राम 1,800 रुपए सस्ता हुआ है। 24 कैरेट सोने का दाम 1,59,730 है, वहीं चांदी लगभग 2,46,283 रुपए से 2,53,795 रुपए प्रति किलोग्राम। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 8 फरवरी तक निचले इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। 9 और 10 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से व्यापक वर्षा और सफेदी वर्ग की संभावना है। किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति में हिमस्खलन का ऑरेंज अलर्ट भी है। प्रशासन ने पर्यटकों को ऊंचाई वाले स्थानों पर न जाने की सलाह दी है। कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में दिल्ली हाईवे पर राधा कृष्ण मंदिर चौराहे पर रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बृहस्पतिवार सुबह हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से बरेली अस्पताल भेजा। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। तीनों युवक थाना मीरगंज क्षेत्र के गांव गुल्ले के निवासी हैं। बरेली से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में उनके साथ हादसा हो गया। इसकी खबर मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। उधर पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और धमकियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तत्काल बीच बचाव की मांग की है। आयोग ने मुख्यमंत्री के भड़काऊ भाषणों और पुलिस की निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने कहा कि यह राज्य मशीनरी की कमियों और राजनीतिक दखल का परिणाम है, जिससे चुनावी अधिकारियों में डर का माहौल बन रहा है। आयोग ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के भाषणों से ऐसी स्थितियों को बढ़ावा मिला, जबकि पुलिस दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। ईसी ने अपने हलफनामे में कहा, यह साफ तौर पर दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में आने वाली चुनौतियां SIR प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये राज्य मशीनरी की कमियों और वहां मौजूद राजनीतिक ऑब्जर्वर ने मिलकर पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी CEO को पत्र लिखकर बदमाशों की ओर से किए गए हिंसक हमलों और सुरक्षा के अपर्याप्त इंतजामों के कारण SIR प्रक्रिया से औपचारिक रूप से अपना नाम वापस ले लिया। बिहार पुलिस ASI ऑपरेशन पदों पर आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, जो 4 मार्च तक जारी रहेंगे। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म के साथ फीस 100 रुपए जमा करनी होगी। जो भी अभ्यर्थी पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं, वे निर्धारित अंतिम तिथि 4 मार्च 2026 एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से BPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है। ऑफलाइन या अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। राजधानी लखनऊ के बाजार खाला में चीनी मांझे में फंसकर एक युवक की मौत के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को पूरे राज्य में छापेमारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि चीनी मांझे से होने वाली मौतों को हत्या माना जाएगा। पूरे राज्य में की गई कार्रवाई की उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी। बुधवार को बाजार खाला में पतंग की डोर ने एक युवक का गला रेत गया। इस दौरान गले की नस कट जाने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। योगी सरकार के कड़े रुख के बावजूद उत्तर प्रदेश में 47,816 राज्य कर्मियों ने 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। इनमें से 57% से अधिक स्वास्थ्य, गृह और राजस्व विभागों से हैं। संपत्ति न बताने वाले इन कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। 73 में से केवल 8 विभागों ने 100% अनुपालन किया। दोस्तों, हमने आपको आज की लेटेस्ट 50 बड़ी खबरें विस्तार से बताई। खबरें वहीं जो मायने रखती हैं, इसलिए ऑल इंडिया समाचार को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।